बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपो जी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आहार पर दें ध्यान। सब्जी फसलों में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए जैविक खाद मिलाएं। मक्का की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा मक्का 1। अब समाचार विस्तार से। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए दुधारू पशुओं को 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन और छोटे पशुओं को 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन खनिज का मिश्रण दैनिक आहार में मिलाकर खिलाएं। घरों में उपलब्ध गेहूं का चोकर, मकई, खल्ली, खनिज मिश्रण और नमक का उपयोग कर संतुलित आहार का मिश्रण बना लें। यथासंभव हरा चारा भी देते रहें। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप कम से कम हो, इसके लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर जैविक खाद मिलाएं। प्रयास करें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो। यदि अधिक क्षति की संभावना हो तभी रासायनिक खाद का प्रयोग करें। राज्य में मछली बीज की कमी को बिना हैचरी की भी पूर्ति की जा सकती है। इसके लिए नर्सरी तालाब का उपयोग किया जा सकता है और मछली बीज को पूरा कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। तो कृषक बंधु, अब इस तरह से हम देखे हैं कि झारखंड में जो बीज की कमी है, मत्स्य बीज की कमी है, उसको हम कैसे खुद बिना हैचरी के भी हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं और आय में वृद्धि कर सकते हैं। इन बीजों को, मत्स्य बीजों को हम लोग बड़े तालाब, नर्सरी तालाब में करके आमदनी, मुनाफा कमा सकते हैं या लोकली जितने भी कृषकों को मत्स्य बीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मक्का की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुवान कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 प्रिया लगाएं। मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट व्यवहार करें। जमीन की जुताई इतनी करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई से 1 माह पहले चूने का व्यवहार कर अम्लता दूर करें। दीमक के लिए जुताई के समय मिथाइल पैराथियोन 2% धूल 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों की रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों से सावधान रहें। इन कीटों की रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और कई तरह की खेतीबाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है अगेती बैंगन की खेती। लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगेती बैंगन की खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया अगेती बैंगन की खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगेती बैंगन है क्या और इसकी खेती करने के लिए किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करेंगे? किसान भाइयों, अगर आप अगेती बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, जैसे बैंगन की खेती कर रहे हैं, आप ये जानना होगा कि बैंगन आमतौर पर 6 से 7 महीने का फसल है और ये सालों भर इसकी खेती आज के समय में की जाती है। और ज़्यादातर प्रभेद जो बाज़ार में हाइब्रिड प्रभेद उपलब्ध हैं, वो राउंड द ईयर इसकी खेती करना संभव हो पाता है। एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जब आप प्रभेद का चयन करेंगे तो आगात का मतलब है कि बरसात में ही इसकी आपकी बुआई कर देनी है और जो पौधे बढ़ने शुरू होंगे वो उस समय तक भी बरसात रहेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि ज़मीन पे फैलने वाले, कम बढ़ने वाले प्रभेद का चयन नहीं करना है। जैसे स्वर्ण श्यामली प्रभेद है या दूसरे और प्रभेद है जो ज़मीन में ज़्यादा फैलते हैं, या जेठुआ नाम से ही जेठ में करने वाला है, तो वैसे प्रभेद का आप चयन नहीं करेंगे। आप अघनुआ, जो अघन में तैयार हो जाता है, वैसे प्रभेद का चयन करेंगे। या दूसरे प्रभेद जैसे स्वर्ण प्रतिभा है, बिरसा चियाकी बैगन 1 है, इस तरह के प्रभेद का आप चयन करेंगे। अगर हाइब्रिड आपको लेनी है तो आप स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण मोहित
इस तरह के प्रभेद का आप चयन करेंगे। और भी बहुत सारे प्रभेद हैं, पूषा उपकार है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं, पंत सम्राट का कर सकते हैं, लेकिन पंत ऋतुराज का थोड़ा आप अगेती में चयन नहीं करेंगे। यानी जो सीधा ऊंचा बढ़ने वाला जिसका पौधा होता है, ज़मीन पे फल या डंठल उसके ब्रांचेज नहीं लगने चाहिए, नहीं तो बरसात के मौसम में ये फल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रभेद चयन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, इन्होंने जैसे हमसे अभी बातचीत हुई, इसमें बात चला कि नहीं हमें कैसे खेत की तैयारी करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बैगन बिचड़ा तैयार करने के पश्चात हम लोग मुख्य खेत में इसकी रुपाई करते हैं। तो अगर आपको बिचड़ा के, चूँकि बरसात के समय में या तो जहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है और बहुत कोहरे छाए रहते हैं, जाड़ा आते ही फसल को नुकसान हो जाता है दिसंबर में, तो वैसे जगह पे हम लोग इसको 1 जून या 1 जून के पहले हफ्ते पे ही इसकी नर्सरी में बोआई कर देते हैं और फिर जुलाई में इसकी रुपाई करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है जुलाई अगस्त में, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप इसको पहला हफ्ता अगस्त में नर्सरी की बुआई करें और आखिरी हफ्ता अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ते में मुख्य खेत में इसकी रुपाई करें। खासकर हमारे झारखंड के प्रदेश में इसी तरह की हम लोग बात करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे किसान, जैसे हमारे पलामू क्षेत्र के किसान हैं झारखंड में, वहाँ पे क्या करते हैं, अघनुआ बैगन करते हैं, इसको जून के पहले हफ्ते या 15 जून के आसपास इसके बिचड़े की बुआई करते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है उस तेज़ बारिश के समय में, जुलाई के महीने में आप जो नर्सरी उगाएंगे, बिचड़ा उगाएंगे, उसमें दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों, उसके लिए आप एक छोटा सा शेड नेट बना लें और उसके अंदर बिचड़े की उगाई करें, या फिर पोर्ट्रेज मेथड से करें, जिसमें पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर में इस पोर्ट्रेज में आप बिचड़ा उगाएं, फिर उसकी रोपाई अपने खेतों में करें। तब आप सफलतापूर्वक आगाती बैगन की खेती आप कर पाएंगे। इसमें भी आप जैसे जानते हैं कि बैगन का जो हाइब्रिड प्रभेद आते हैं, इसका बीज बहुत महंगा होता है। अगर आप बरसात में जैसे जाड़े के मौसम के लिए करते हैं, खुले में खेत में अगर आप बेड बना के और अगर उसका बिचड़ा उगाएंगे और तेज़ बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, तो उसमें क्या होगा, जो नन्हे पौधे निकल रहे होंगे वो ख़राब होंगे, बड़े पौधे हैं वो भी ख़राब होंगे, और जो पौधे बीज अंकुरित नहीं हुए हैं और तेज़ ही बारिश हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे बीज सड़ने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए आप पोर्ट्रेट मेथड से बिचड़ा उगा के ही इसकी रोपाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बरसात के मौसम में अगर आगाज़ जब लगाते हैं तो जून जुलाई के महीने में या अगस्त में वातावरण का तापमान अच्छा रहता है, उच्च रहता है, साथ ही साथ जो नमी रहती है वातावरण में वो भी ठीक ठाक रहता है, तो पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, खासकर नर्सरी में। इसलिए 15 से 20 दिन के अंदर ही, आमतौर पर जाड़े में देखते हैं 25 से 30 दिन में बिचड़े तैयार होते हैं, तो ये बरसात के मौसम में 15 से 20 दिन में बिचड़े तैयार हो जाते हैं। अगर 15 दिन में बिचड़े तैयार हो गए हैं, तैयार होने का मतलब है 4 इंच की अगर उसकी ऊंचाई हो गई है तो आप उसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे। अगर आप कहीं इस तरह से अपनी योजना बना रखे हैं कि नहीं 20-25 दिनों में हम रोपाई करेंगे, तो इस समय तेज़ी से बिचड़े बढ़ते हैं, और जब ज़्यादा लंबे बिचड़े होंगे आप खेतों में लगाएंगे तो पौधे गिर जाएंगे और बारिश होगी तो फिर आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसमें 4 इंच के जैसे ही पौधे हो जाए आपको लगा देना है, और बेहतर होगा कि पोर्ट्रेज मेथड से ही बिचड़ा उगा के आप लगाएं। की विधि। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि लगाने के बाद क्या सही देखभाल होनी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार का मजा मिले। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं आगात लगाते हैं उस समय बारिश का मौसम होता है, तो सिंचाई से ज़्यादा जल निकासी की व्यवस्था करनी होती है और खरपतवार का नियंत्रण, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बलुआही टाइप की मिट्टी है, बलुआही दोमट किस्म की, तब तो आप समतल ज़मीन में लगा सकते हैं और जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी मिट्टी भारी है, हेवी सॉइल है, केवाल या क्ले टाइप की सॉइल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और केवाल आम किसान भाषा बोलते हैं, उस तरह की अगर मिट्टी है तो आपको ऊंचा बेड करके लगाने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि चूँकि बरसात का मौसम है, जल निकासी के लिए हम ऊंचा बेड भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बरसात कम होगा 15 सितंबर के बाद, और वहाँ पे आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई का समुचित प्रबंध हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको इसको रेगुलर इसका उपाय करते रहे। साथ ही साथ जो पीले पत्ते पड़ रहे हो उसे सर सफाई करते रहे। ये भी ध्यान रखें कि जब आप आगाती खेती कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, तो इस समय उकठा रोग, जिसे हम लोग विल्ट रोग कहते हैं, यानी पौधे किनारे से सूखने लगेंगे। ये 2 तरह से होते हैं, या तो ये बैक्टीरियल विल्ट हो सकता है या फंगल विल्ट हो सकता है, कुछ भी फफूंद से भी हो सकता है, जीवाणु से भी हो सकता है।
होता है। उसको दोनों के लिए रोगरोधी किस्म उपलब्ध है। आमतौर पर हमारे प्रदेश में बैक्टीरियल विल्ट की बहुत समस्या है ज़्यादातर जगह पे। तो किसान भाइयों, बैक्टीरियल विल्ट के बहुत सारे प्रभेद उपलब्ध है, जिन प्रभेदों का भी मैंने नाम लिया है, आप इनमें से चयन करें। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि ये विल्ट रोग से रेसिस्टेंट प्रभेद आपके होने चाहिए। प्रमुख बात आती है खाद उर्वरक की मात्रा क्या होनी चाहिए, कितने अंतराल पर खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए? आमतौर पर अगर आप उन्नत प्रभेद लगा रहे हैं, हाइब्रिड नहीं लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको 100 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की आवश्यकता होती है और 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले खेतों में डाल देनी होती है। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 खुराक में रोपाई के 15 दिनों बाद और फिर 35 से 40 दिनों बाद यूरिया के रूप में टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। लेकिन जब अगर हम हाइब्रिड प्रभेद करते हैं, उसका उत्पादन क्षमता 2 गुना से 3 गुना होता है उन्नत प्रभेदों से, तो आपको वहाँ पे आपको खाद और कंपोस्ट की मात्रा भी बढ़ा देनी होती है और नाइट्रोजन 200 किलोग्राम और फास्फोरस और पोटास 100 किलोग्राम दोनों का प्रति हेक्टेयर की दर से देना होगा। कंपोस्ट भी आप 20 टन की जगह 25 टन कर सकते हैं ताकि आप अधिक उत्पादन ले सके। चूँकि जो भी उन्नत हाइब्रिड प्रभेद हैं, आमतौर पर उन्नतशील प्रभेद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देते हैं, जबकि जो हाइब्रिड प्रभेद हैं 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन क्षमता इनकी होती है। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें उर्वरक और कंपोस्ट भी थोड़ा अधिक देना होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते अंत में आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि अगेती बैगन का खेती करके? हाँ, हम अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर सुझाव देंगे कि जब आप आगात लगा रहे हैं, तापमान में नमी ज़्यादा होता है, तापमान उच्च होता है, वातावरण में नमी ज़्यादा रहता है, ऐसी परिस्थिति में कीड़े और बीमारी के दूसरे कीड़े और बीमारी के भी प्रकोप अधिक होते हैं। खासकर तना छेदक और फली छेदक कीड़े का, फूल के आने से पहले तना में छेद करता है वही कीड़ा, फिर उसके बाद जब फल लगने लगते हैं तो फलों में छेद करता है। इसको हम लोग तना एवं फली छेदक कीट के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आपको अपने खेत की सरसफाई भी रखनी होगी। अगर टहनियाँ सूख रहे हो कहीं कहीं पर और झुक रहे हो, तो जहाँ पे सूख रहा है उसे 1 इंच नीचे से उसकी तोड़ाई कर देंगे और उस टहनी को ले जाके या तो मिट्टी में दफन करेंगे या जला देंगे। साथ ही साथ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो इमिडाक्लोपिड नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से वो फूल आने से 15-20 दिन पहले की अवस्था से लेके फली पकड़ने तक 15-15 दिनों के अंतराल से 2-3 छिड़काव आप अवश्य कर लें, तभी आपका इस कीड़ों से। अच्छा, ये दवा का जब आप छिड़काव करेंगे तो दूसरे अन्य कीट से भी आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। और अगर विल्ट रोग आपका लग रहा है, आप लगाए हैं उसके बाद भी, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ब्लू कॉपर नाम की एक दवा आती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर की घोल बना के जड़ के पास थोड़ी थोड़ी 1-1 कप पानी में उसके जड़ों को ड्रेंचिंग करते रहें, सिंचाई जैसी करते रहें हर 1-1 हफ्ते के अंतराल पे। तब 2-3 बार अगर आप ये कर देंगे तो इस रोग से कुछ हद तक आपको सुरक्षा मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय है कि आप रोगरोधी किस्म को ही अपनाएं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि अगेती बैगन की खेती करके आप कैसे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और हमारे किसान भाइयों। हमारे किसान भाई बहन खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो आज उनके लिए एक जानकारी, गर्मियों के मौसम में सूकर पालन में ध्यान देने वाले बातों पर चर्चा करेंगे हम। आइए लेते हैं जानकारी। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में सूकर पालन के लिए क्या विशेष ध्यान दी जाए। इस विषय पर बताने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर रविंदर कुमार, जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई पशुपालक जो हैं सूकर पालन करते ही हैं, लेकिन अन्य मौसम में उतना कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खास करके गर्मी के दिनों में उन्हें खास ध्यान देना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जिन पर वो शुरुआती दौर में ध्यान देंगे? गर्मी के मौसम में देखा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सूकर पालन, बहुत सारे किसान सूकर पालन से जुड़े हैं और पूरे भारतवर्ष में झारखंड का स्थान सूकरों की संख्या के आधार पर अगर देखते हैं तो झारखंड में दूसरा स्थान है। यानी कि ज़्यादातर किसान सूकर पालन यहाँ पे करते हैं, जिसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ की बाज़ार व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और हमारे किसान सूकर पालन करके काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अभी मौसम का बदलाव हो रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी के मौसम में सूकरों की खास देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी से सूकर जो पशु हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
और इसका अगर सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो बढ़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, उसके बाद बीमारियों की संभावना अधिक होने लगती है, लू लगने की संभावना हो जाती है। तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम लोग गर्मी में उसका रखरखाव करें कि ये सब जो समस्याएं होती है उससे हम बचाव कर सकें। तो इन सब बातों का जो है, जो इन समस्याएं हैं, इनके समाधान हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है कि उचित आवास दे करके, दूसरा उचित खान पान की व्यवस्था, और तीसरा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण। तो इन 3 बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम इस गर्मी के मौसम का जो कुप्रभाव सूकरों पे पड़ता है उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि 3 कारण हो जी, पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल। आवास पर। जी, तो वैसा क्या व्यवस्था करेंगे आवास में जी। ताकि उन सूकरों को गर्मी से मदद ये मिल सके, आराम मिल सके? गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि जो 15 से 25 डिग्री का जो तापमान होता है सूकरों के लिए उपयुक्त तापमान होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में जैसा अभी का तापमान लगभग 40 डिग्री या उससे ऊपर वातावरण का तापमान हो गया है, तो लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जो सूकर के बाड़े हैं उसके बाड़े का जो तापमान हो 25 डिग्री या उससे नीचे रहें, तभी सूकर जो है अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, उचित वातावरण उसको मिल पाएगा। और जब उचित वातावरण मिलेगा तभी उसकी खान पान की जो समस्याएं होती है, गर्मी के मौसम में देखते हैं सूकरों खान पान में कमी आ जाती है, सूकर दबाव में रहते हैं, तो इनसे हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आवास व्यवस्था को उचित करना होगा। बहुत सारी गर्मी जब बहुत तेज़ धूप होती है तो अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, खास करके सूकर बाड़े। तो इसमें 2-3 चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि सूकर जो बाड़े बनाते हैं वो पूरा पश्चिम की दिशा में बनाएं, उसकी लंबाई पूरा पश्चिम होना चाहिए ताकि धूप का प्रभाव अंदर के बाड़े में कम पड़े। जो सूकर का जो बाड़े की ऊंचाई होती है वो 8 से 10 फीट होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नीचे होने से बाड़े जल्दी गर्म होते हैं और सूकर उससे प्रभावित होते हैं। तो कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई होनी चाहिए छत की। साथ ही साथ जो बाड़े हैं उसके आसपास आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, छायादार होना चाहिए। जो बहुत सारे सूकर में देखा जाता है, सूकर के बाड़े के जो छत होते हैं एस्बेस्टस के बनाते हैं या टीन के बनाते हैं, जो धूप में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो गर्मी का मौसम जो अभी आ चुका है उसके लिए बचाव के लिए आप ऊपर में पुआल वगैरह डाल दें, पत्ते डाल दें या खपड़ा डाल दें, पानी का छिड़काव करें, तो इससे अंदर का वातावरण ठंडा होगा। साथ ही साथ गर्मी का मौसम जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो देखा जाता है जैसे गर्मी का प्रभाव सूकरों पे पड़ता है तो सूकर हाँफने लगते हैं, एक जगह बैठकर हाँफने लगते हैं, खाना पीना काफ़ी कम कर देते हैं। तो इस समय सूकरों पे आप सुबह में शाम में उसको पानी से ज़रूर नहलाएं, ठंडा पानी से उसको पूरे शरीर को नहलाते रहें। अगर हो सके तो गर्मी का मौसम ज़्यादा है तो हो सके तो एक हौदा बनाते हैं हम लोग सूकर बाड़े के आंगन में, इसमें पानी भरा रहता है। सूकरों को जब गर्मी महसूस होती है तो वो उसमें जाकर बैठ जाते हैं, शरीर को ठंडा करते हैं। तो इस तरह से आवास व्यवस्था करके, साथ ही साथ देखा जाता है कि प्रति सूकर, वयस्क सूकर लगभग 30 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। तो गर्मी के मौसम में छोटे कमरे में ज़्यादा सूकरों को ना रखें, जितना जगह है प्रति सूकर जितना जगह है उस हिसाब से सूकरों को रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग भीड़ कर देंगे तो उससे भी गर्मी का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग आवास व्यवस्था, उचित आवास दे करके सूकरों को हम लोग उचित वातावरण दे सकते हैं और गर्मी से हम लोग बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसा बता रहे थे कि आवास निर्माण में पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है क्या लंबाई में होना चाहिए? जी जी। अच्छा, आप बता रहे थे डॉक्टर साहब कि खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, खासकर गर्मी के मौसम में, तो वो क्या व्यवस्था करेंगे खाने पीने में? गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि संतुलित आहार जो हम लोग सूकरों को देते हैं, लेकिन गर्मी के प्रभाव से वो खाना कम कर देते हैं, लगभग 10 से 15% जो है वो खाना कम कर देते हैं। जब वो खाना कम करते हैं तो उसके शरीर में पोषक तत्व की भी कमी हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें कि जो आप खाना दे रहे हैं तो जब वातावरण ठंडा हो उस समय दें, शाम में या सुबह में जब वातावरण उतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो उस समय सूकरों को समुचित भोजन दें, संतुलित आहार दें ताकि वो अच्छी तरह से खा सके। पानी की उपलब्धता पूरे दिन होनी चाहिए और पानी को बदलते रहें। गर्मी के मौसम में आपने पानी दिया, पानी गर्म हो गई तो सूकर उसको पीना पसंद नहीं करते, फिर से उसको चेंज करके ठंडा पानी आप पीने के लिए देते हैं, स्वच्छ साफ़ पानी देते हैं तो वो उसको ज़्यादा पसंद करती है। साथ ही साथ देखा जाता है खास करके जो बढ़ते हुए सूकर हैं या प्रजनन के लिए जो सूकर तैयार हैं उसमें देखा जाता है कि आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की मात्रा लगभग 10% उसके भोजन में बढ़ा दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो हमारा
गर्मी के मौसम में सूकरों में ज़्यादा स्राव होता है, मिनरल्स बाहर निकलते हैं, तो उसको भोजन में दे करके उससे हम लोग उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में हम लोग कोशिश करना चाहिए एनर्जी की मात्रा को बढ़ाना है, जैसे मक्के की मात्रा, साथ में उसमें छोआ या फिर हम गुड़ की मात्रा आप कुछ उसमें पानी में घोल करके या खाने में मिलाकर दे सकते हैं। इससे गर्मी जो ज़्यादा गर्मी होती है उस समय जो एनर्जी की ज़रूरत होती है गर्मी से लड़ने के लिए, वो उससे पूरा हो सकता है। तो खाने के मौसम में ये सब ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे शुकर पालक किचन वेस्ट देते हैं, तो फ्रेश होना चाहिए वो, क्योंकि गर्मी के मौसम में वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और वो आप देंगे ख़राब तो उसका शरीर पे कुप्रभाव पड़ेगा, उसकी स्वास्थ्य खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप तीसरा कारण बता रहे थे, उपाय बता रहे थे कि उसका टीकाकरण। जी, तो वो क्या कब करेंगे टीकाकरण? गर्मी के मौसम में पशु दबाव में आ जाते हैं, शुकर दबाव में आते हैं, जिसके कारण बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें एक प्रमुख बीमारी जो है स्वाइन फीवर बीमारी, इसका टीकाकरण अभी आप अवश्य कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया है। स्वाइन फीवर शुकर जो इसके लक्षण है कि शुकर अचानक मरने लगते हैं, बहुत तेज बुखार होता है, तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका टीकाकरण 1 ml मात्रा टीका जो है चमड़े में दे करके इसका बचाव कर सकते हैं। 6-6 महीने पे इसका टीकाकरण करना है और पहला टीका 2 महीने की उम्र में करना है। अगर आपने व्यस्त जानवर में अभी टीकाकरण नहीं किया है तो आप अभी भी उसका टीकाकरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि गर्मी के मौसम में अगर अच्छी तरह से आप देखभाल नहीं करते हैं तो लू लगने की संभावना हो जाती है। लू लगने का मुख्य जो लक्षण है कि शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है, पशु बिल्कुल निढाल हो जाता है, पड़ा रहता है एक कोने में, और देखा जाता है कि उसकी सांसें तेज़ से चलने लगती है। तो अगर आपको लगता है कि पशु को लू लग गया, कभी कभी पशु को दोपहर में चराने के लिए भेज देते हैं, तो दोपहर में चराने के लिए नहीं भेजना चाहिए, इस समय लू लगने की संभावना अधिक होती है। तो वैसे पशु को तुरंत पेड़ के नीचे या ठंडी जगह पर रखना चाहिए, ठंडे पानी से उसको शरीर को धोना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेकर के एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने की दवा, एंटीबायोटिक या और भी जो ज़रूरी चीज़ है वो उसको करना चाहिए, जिससे कि ये लू लगने से जो बहुत सारे सूकरों की मृत्यु हो जाती है उससे हम उसका बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बहुत विस्तार से और अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाने का वादा करते हैं। तब तक आप कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।